हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करते हैं हरियाणा का सामान्य ज्ञान और हरियाणा के इतिहास के बारे में जानते हैं। आओ शुरू करते हैं। हरियाणा का राजकीय पेड़ है पीपल, राजकीय फूल है कमल लोटस, राजकीय पशु है काला हिरन ब्लैक बक, राजकीय पक्षी है काला तीतर। हरियाणा की प्राचीन स्थिति और उसके नाम। हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा की धरती पर ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। मनुस्मृति स्मृति में नाम मिलता है ब्रह्मावर्त, महाभारत में नाम मिलता है बहुधान्यक। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जो जैन कवि हुए पुष्पदंत ने अपने ग्रंथ महापुराण में पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया। जैन कवि श्रीधर ने अपनी पुस्तक पाषाणोच्चरियों में हरियाणा नाम से संबोधित किया हरियाणा को। धरणीधर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अखंड प्रकाश में हरिबानक नाम दिया। कुछ विद्वान हरियाणा को आर्यों का घर भी मानते हैं और हरियाणा का जन्म भी आर्य शब्द से मानते हैं। 14वीं शताब्दी के बाद इस प्रदेश का सही नाम है जो हरियाणा ही प्रयोग में आने लगा। अब हम इतिहास के स्रोतों में देखते हैं हरियाणा के बारे में क्या जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में इतिहासकारों का मत है कि वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचनाएं जो हरियाणा में हुई थी। ऋग्वेद में हरियाणा की सरस्वती सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। जैमिनीय ब्राह्मण में हरियाणा के प्राचीन काल की जानकारी मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में प्राचीन काल हरियाणा के सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य से हमें पता चलता है कि अग्रोहा जो हिसार में है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्रथम शताब्दी में लोहाचार्य नामक महान जैन विद्वान थे। जैन साहित्यों में हमें रोहतक का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य में जो प्रमुख बौद्ध साहित्य पंचसूदनी से हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों पर भ्रमण किया। मजम निकाय बौद्ध साहित्य में हमें हरियाणा के राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। दिव्यावधान बौद्ध साहित्य में हमें रोहतक तथा अग्रोहा का वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं महाभारत में। जो हरियाणा के अनुसार महाभारत है जो 900 ईस्वी में हुई। हरियाणा का नाम जो महाभारत में बहुधान्यक मिलता है। इसकी जो रचना है श्री संत वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे की थी। इसका एक मुख्य पाठ है भगवत गीता, जिसके अंदर श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इसमें यह बात बताई गई है। हरियाणा है जो मौर्य साम्राज्य का भी भाग था। वहाँ अशोक के स्तंभ, पिलर यानी टोपरा जो अंबाला में है और हिसार में मिलते हैं, जिसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। त्रिनेटी जो यमुनानगर में है वहाँ पे हमें मौर्यकालीन स्तूप होने का पता चलता है। कुरुक्षेत्र के थानासर में भी हमें मौर्यकालीन स्तूप होने की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक की लाट है जो वो तोपड़ा, हिसार व फतेहाबाद में मिलती है। अब हम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज है जो वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि 1921 में पहली बार हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की थी या खोज हुई थी। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक रही। यह भारत में प्रथम नगरीकरण का उदाहरण थी। हड़प्पा लिपि पढ़ी नहीं जा सकी थी। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में हरियाणा के कौन से स्थल या कौन से स्थान मिले हैं, उनसे क्या प्राप्त हुआ है। बनावली व राखीगढ़ी हैं जो यहाँ से हमें 500 साल पुराने अवशेष मिले हैं। बिरडाना जो हरियाणा के फतेहाबाद में है, इसे एशिया का सबसे पुराना स्थल भी कहते हैं। इसे एशिया गेटवे के नाम से भी जानते हैं। बनावली जो हरियाणा के फतेहाबाद में है, इसकी खुदाई जो 1973 में RS बिष्ट ने करवाई थी। यहाँ से हमें जौ के साक्ष्य, सोने के मणिये, पत्थरों के जेवर और मिट्टी के हल्के आकृति मिलती है। कुनाल जो हरियाणा के फतेहाबाद में है, यह हड़प्पा सभ्यता से पहले की साइट है। यहाँ से हमें 2 चांदी के
मुकुट, रीगल क्राउन मिलते हैं। शाही ताज, घरों की बनावट का भी यहीं से पता चलता है। अग्रोहा जो हिसार में है, यहाँ से हमें हड़प्पा कालीन सिक्के मिलते हैं, जैसे टेराकोटा के, चांदी व पीतल के सिक्के यहीं से प्राप्त होते हैं। मिथाथल जो भिवानी में है, इसकी खुदाई 1968 में डॉक्टर सूरजबान ने करवाई थी। यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन, स्लेटी रंग के बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है। राखी गढ़ी जो हिसार में है, यह मोहनजोदारो के बाद दूसरी सबसे बड़ी साइट है या स्थल है। इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया हरियाणावी का नाम दिया गया है। यहाँ पर हमें चित्रित चूड़ियाँ और कई प्रकार के मृत्यामणि मिलते हैं। अब हम देखते हैं पुष्यवती वंश या वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह बहुत सी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जो संस्थापक थे पुष्यवती वर्धन थे, जिसने 6ठी शताब्दी में स्थापना की थी। इसकी राजधानी जी है थानेसर थी, जो आज के कुरुक्षेत्र जिले में है। इसके प्रथम प्रभावशाली शासक थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के पिता थे वो थे आदित्य वर्धन। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है वो यशोमती थी। उनके जो बड़े पुत्र थे वह राज्यवर्धन और छोटे पुत्र हर्षवर्धन, और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री की शादी है जो वो ग्रह वर्मा जो कनौज का राजा था उससे हो जाती है। तो इसी बीच प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में। तो राजा बनता है राज्यवर्धन जो बड़ा पुत्र था उनका। तो क्या होता है, उसी समय जो मालवा का शासक था देवगुप्त, वो ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है और राज्यश्री को बंदी बना लेता है। तो इसको देख के राज्यवर्धन को गुस्सा आता है। राज्यवर्धन फिर देवगुप्त को मार देता है। परंतु देवगुप्त का एक और मित्र था संसान, जो गौड़ नरेश का गौड़ का राजा था। वो देवगुप्त का परम मित्र था। तो वो अपने मित्र की मौत का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन को मार देता है। तो अब बच गया कौन, हर्षवर्धन। तो इसी बीच हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बनता है। अब हम जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में। यह बहुत अच्छा राजा हुआ है। इसने बहुत लंबे समय तक अच्छा शासन किया, अच्छा राज्य चलाया। इनका जन्म 590 ईस्वी में होता है और यह 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में राजा बनता है। हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष है फिर वो क्या करता है, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए शशांक को पराजित कर देता है और कनौज पर अधिकार कर लेता है और कनौज को ही अपनी राजधानी बना लेता है। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके हर्ष के चैप्टर से। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच 633 या 34 के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है। उसमें क्या होता है, हर्ष हार जाता है। तो हर्ष की प्रमुख रचनाएं हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष का एक दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित कादंबरी की रचना की थी। हर्ष के काल में एक चीनी यात्री भी भारत आए थे जिसका नाम था हुएन त्सांग। वो 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहे। हर्षवर्धन की जो मृत्यु है वो 647 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद जो हरियाणा के क्षेत्र पर राज होता है प्रतिहारों का आदि प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। जो मालवा का शासक था नागभट्ट प्रथम, वह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट ने हरियाणा को अपने अधीन कर लिया। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक जो शक्तिशाली और प्रतापी राजा था वो था मिहिर भोज। 836 से 885 ईस्वी तक राज करता है। मिहिर भोज की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। मिहिर भोज के बाद 885 ईस्वी में उसका पुत्र है महेंद्रपाल प्रथम गद्दी पर बैठता है। 910 ईस्वी में महेंद्रपाल की मृत्यु हो जाती है। तो इसके साथ ही प्रतिहार वंश का पतन हो जाता है। आखिरी शासक कौन है, यशपाल। तो उसके बाद आते हैं तोमर। अब हम जानते हैं तोमर वंश के बारे में। पेहवा के शिलालेख से स्पष्ट होता कि हरियाणा क्षेत्र में तोमर वंश का उदय जाउल नामक सरदार द्वारा हुआ था। परंतु कुछ इतिहासकारों का मत है कि हरियाणा सहित दिल्ली सहित
हरियाणा क्षेत्र में तोमर राज्य के संस्थापक का नाम अनंगपाल प्रथम मानकर चलना ही सुविधाजनक होगा। दिल्ली नगर की स्थापना भी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की थी। तोमर वंश में अपृच्छदेव प्रतापी राजा था। इसका उत्तराधिकारी बनता है पीपल राजदेव, जिसकी मुद्राएं मिलती हैं। वह भी एक स्वतंत्र शासक था। इसके बाद रघुपाल, रघुपाल के बाद विल्हणपाल, विल्हणपाल के बाद गोपाल। इन तीनों की कोई मुद्रा नहीं मिलती, इसलिए ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। इसके बाद राजा है गोपाल। गोपाल के बाद सुलक्षण पाल, 997 से 1005 ईस्वी तक इसकी मुद्राएं मिलती हैं, यानी ये स्वतंत्र शासक था। सुलक्षण पाल के बाद जयपाल राजा बनता है। तो इसी बीच क्या होता है, पूरे उत्तरी भारत पर महमूद गजनी के आक्रमण होते हैं। इसी के नेतृत्व में भारत पर तुर्कों का प्रथम आक्रमण होता है। महमूद गजनवी ने उत्तर भारत पर 1000 से 1026 तक 17 आक्रमण किए। उसका जो छठा आक्रमण था हरियाणा पर था, जो 1009 ईस्वी में किया था। परंतु तोमर नरेश जयपाल ने महमूद की सेना को मोड़ दिया था। परंतु दूसरा जो उसका आक्रमण हरियाणा पर हुआ 1014 में, उसमें वह सफल रहा। उसने थानेसर को खूब लूटा और चक्कर स्वामी की ऐतिहासिक प्रतिमा को भी नष्ट कर दिया था। तो महमूद गजनी की मृत्यु होती है 1030 ईस्वी में। इस बीच 1021 से 1051 तक तोमर शासक कुमार पाल देव और महमूद के उत्तराधिकारी मासूद के बीच संघर्ष चलता रहा। तो अनंग पाल द्वितीय हैं, जो कुमार पाल देव के बाद गद्दी पर बैठता है। 1052 ईस्वी में अनंग पाल द्वितीय महरौली की लोहे की लाट को दिल्ली में उड़वाता है। दिल्ली के बाहर सूर्य कुंड का निर्माण भी अनंगपाल द्वितीय ने करवाया। तो 1139 ईस्वी में चौहान नरेश अरुणराज ने हरियाणा की तरफ सेनाओं का रुख किया और कुछ भाग को अपने राज्य में मिलाया। चौहान नरेश विगर राज चतुर्थ ने तोमरों को बुरी तरह हराया। दिल्ली में हांसी के दुर्ग पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह शासक चौहान हो गए। हरियाणा पर चौहानों का शासन हो गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पिता का नाम सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान ने करनाल के पास त्राइन में मोहम्मद गोरी से 2 युद्ध किए। मोहम्मद गोरी भी भारत को लूटने के लिए आया था। त्राइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। त्राइन का जो दूसरा युद्ध होता है वह 1192 ईस्वी में होता है। इसके अंदर मोहम्मद गोरी की जीत होती है। फिर एक और युद्ध होता है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गोरी और जयचंद के बीच। इसमें भी गोरी जीत जाता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या होती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।